Dipro, first of all, many congratulations for your GATE 2026 achievement. Thank you, sir. So, first of all, let me know about your GATE 2026 rank and what is your marks in GATE 2026 and what was your branch. Sir, my branch, I gave it in electronics and communication domain. My rank is, all India rank is 46, and this year I got 70 marks out of 100. So, 46 is your rank and 70 marks in the Yes, EC branch. So, it yes. was your third year in the graduation or pass out? No, I'm in fourth year, final year, final year. Fine. Okay. So, And, what was your college? my college is IEM Kolkata in West IEM, Bengal. West Bengal IEM. College. Okay, okay. So very good. So when you start preparing for GATE examination? I started preparation in my third year. Like this is my second attempt, so I started preparation in my third year when I was in third year in college. So when you was in third year, what was your GATE score at that time? That time my rank in electronics was 3400, Okay, and my marks was around 38, 37. My marks was 37. मीन्स उस टाइम पर आपका 3400 आपका रैंक था और 3400 रैंक से आपने सीधा जंप मारा है ऑल इंडिया रैंक 40 पर। हाँ, 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 तो डेफिनेटली आपने स्टार्टिंग का 3 इरेज किया है और लास्ट का 0 इरेज किया है आपने। हाँ, तो हाँ, ये रियली मतलब बहुत ग्रेट अचीवमेंट है। और एक्चुअली ये ग्रेट क्यों बनता है, क्योंकि देखो ये जो इंटरव्यूज हैं इसमें मेरा जो मेन मोटिव है कि जब स्टूडेंट कनेक्ट करे तो उससे जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं तैयारी करने वाले हैं उनको एक मोटिवेशन मिले, उनको रियली वो चीज मिले जानने को कि जो बहुत जेन्युइन है उनकी प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि हाँ, कई हाँ, बार ऐसा होता है कि जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में है, सपोज उनकी बहुत अच्छी रैंक नहीं आई है, तो उनको ये डायलेमा रहता है क्या मैं अब एक साल तैयारी करूं तो मैं अच्छी रैंक ला पाऊंगा। तो उसका आंसर आप हैं कि आपकी रैंक 3400 थी और मार्क्स 30 थे आपके, एंड वहां से आपने जंप किया है सीधा ऑल इंडिया रैंक 40 एंड 70 मार्क्स और विद हाँ, फाइनल ईयर। मींस कॉलेज में भी हैं, कॉलेज के भी आप अपना वर्क कर रहे होंगे, कॉलेज के भी असाइनमेंट्स होंगे, एग्जाम होंगे, अलोंग विद दैट आपने लास्ट ईयर थर्ड ईयर में थे और अब फाइनल ईयर में आए और आपने इतना बड़ा जंप मारा। तो रियली इट इज अ वेरी गुड जॉब कि आपने इतना ग्रेट अचीवमेंट किया है और इतना बेहतरीन आपने स्कोर किया है जो बाकी बच्चों के लिए रियली मोटिवेटिंग है। और उनको ये इस चीज से यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि भाई डरना नहीं है, आपको जस्ट अपना काम हाँ, करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड देन यू कैन डू इट। तो अब हम सीधा आपसे ही जानने का कोशिश करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी रही और आप मतलब किस बैच में यहाँ पर एनरोल थे। हाँ सर। तो मैं पहले से ही शुरू करता हूँ। तो मैं जब थर्ड ईयर में था तब भी मैंने पीडब्ल्यू का ही कोचिंग लिया था। ओके। पीडब्ल्यू। तो मैंने दोनों साल ही पराक्रम बैच में एनरोल किया था। हम्म। तो पहले जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उसमें मैं चार पांच मेजर सब्जेक्ट कवर करने का टाइम नहीं मिला था मुझे। लेकिन जो ओके। लेकिन जो बेसिक सब्जेक्ट्स थे वो मेरा कवर हो चुके थे अच्छे से। ओके। इसलिए इसलिए जब इस बार मैंने अटेम्प्ट दिया, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ये वाला। इसलिए हम्म। मैंने इस बार जब प्रिपेयर किया तो मुझे बहुत आसान लगा, क्योंकि मेरा बेसिक सब्जेक्ट सब पहले अटेम्प्ट में कवर हो ऑलरेडी। चुके थे। तो दोनों ही मैं पराक्रम बैच से लिया था। और पहला वाला शायद इंग्लिश बैच था और इस वाला तो हिंदी नॉर्मल वाला बैच था। ओके, तो लास्ट ईयर इंग्लिश बैच से आपने पढ़ाई किया था लास्ट टाइम और इस हाँ, बार हिंदी बैच से आपने हाँ, हाँ, तैयारी हाँ, किया था। ऐसा क्यों हाँ। आपने बैच क्यों मतलब शिफ्ट किया? लैंग्वेज का कुछ इशूज आ रहा था आपको क्या? मुझे नहीं, लैंग्वेज का नहीं, लेकिन वो थोड़ा टाइमिंग शेड्यूल शेड्यूल का थोड़ा मतलब इस बैच में जो जो टाइमिंग शेड्यूल था, मुझे लगा कि मैं अगर इसको फॉलो करूँगा तो थोड़ा आसान रहेगा मेरे प्रिपरेशन में। ओके। इसलिए। मतलब हाँ, मतलब हाँ, लैंग्वेज का बैरियर नहीं था आपके लिए, मेनली टाइमिंग का एक वो हाँ, रहता था जिसकी वजह से आप हिंदी वाले बैच में आए। हाँ, 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 सो दैट्स ग्रेट। ओके, हाँ, तो आपका जैसे कि ये तैयारी जब आपने स्टार्ट किया तो मैं ये जानना चाहूंगा जैसे गेट एग्जाम के बारे में आपको पता कब चला? जैसे आपने एक बार अटेम्प्ट थर्ड ईयर में दिया, एक बार फाइनल ईयर में दिया, तो हाँ। आपको इसकी इंफॉर्मेशन कब से मिली कि गेट नाम का भी एक एग्जाम होता है जो हमें देना चाहिए? मुझे तो पता पता गया मालूम चल गया था फर्स्ट ईयर में ही कि गेट का एग्जाम होता है, इससे एमटेक करने जाता है। लेकिन मतलब सीरियसली इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन, थोड़ा रिसर्च करने की क्या 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 अपॉर्चुनिटीज एग्जैक्टली है, ये सब ओके। मुझे जानने को मिला सेकेंड ईयर के अराउंड ही। तब से मैंने
सोचा था कि हाँ मैं थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करना ही पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि टफ एग्जाम है, अगर नहीं करूँगा अभी से तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ओके सेकेंड ओके ईयर तो स्टार्टिंग था मेरा। ओके। अब देखो हाँ बेसिकली बच्चों की जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स की, जो भी एक साल तैयारी कर रहे होते हैं गेट की, कोर सब्जेक्ट मेनली आपके चैलेंजिंग होते हैं। हाँ तो कोर सब्जेक्ट को आपने कैसे हैंडल किया? स्पेसिफिकली बच्चों को डर जो लगता है वो ईएफटी में लगता है, कम्युनिकेशन होता है, ईडीसी होता है, ये तीन सब्जेक्ट उनको बहुत ज्यादा फियर कर रहे होते हैं। हाँ हाँ कैसे आपने इन सब्जेक्ट को हैंडल किया? हाँ। तो सर ये जो भी कोर सब्जेक्ट्स आप जो भी बताए, ईएमएफटी, कम्युनिकेशन, ईडीसी, एनालॉग, ये चारों ही मैंने प्रिपेयर किया था मेरा इस बार के अटेम्प्ट के लिए। तो अब ओके। मेरे पास टाइम था, तो इसलिए मैं हर सब्जेक्ट के पीछे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स टाइम दिया, हर सब्जेक्ट के पीछे। क्लास मैंने बहुत स्लोली किया, बहुत धीरे से किया कि समझ में आए, फिर तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ में आए फिर। हम्म इसलिए कभी कभी होता था कि दिन में 2 क्लास, कभी कभी दिन में एक क्लास भी हो जाता था, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस, डीपीपीज। आप मतलब सिद्धार्थ सर तो बहुत क्वेश्चंस देते ही थे, हम्म सोनू सर भी बहुत क्वेश्चन देते, आप भी बहुत क्वेश्चन देते थे, तो वो सब क्लास का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। लेकिन मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा था कि टाइम देना पड़ेगा। ये सब में अगर 1.5 महीना 2 महीना नहीं नहीं मतलब एफोर्ड कर सकता कोई, तो मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर मेरा जैसा कोई स्टूडेंट है कि जो मतलब उतना भी स्मार्ट नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा है ग्रेजुअली अंडरस्टैंड करने के लिए, तब तो टाइम देना ही पड़ेगा, इंडिविजुअली देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपकी ये स्ट्रेटेजी है ना, इससे तो मैं भी बहुत सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी जब बच्चों को गाइड करता हूँ अपने एंड पर, जो मुझसे गाइडेंस लेते हैं, मैं यही बोलता हूँ कि जो स्टूडेंट सेकंड ईयर या थर्ड ईयर से स्टार्ट कर रहा होता है उसके लिए स्पेसिफिकली ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है कि हाँ आपने हाँ जब सेकंड ईयर से स्टार्ट किया या थर्ड ईयर से स्टार्ट किया, तो आपने हाफ ऑफ द टास्क आपने थर्ड ईयर तक ही कंप्लीट कर लिया। लाइक बेसिक सब्जेक्ट आपके नेटवर्क, डिजिटल कंट्रोल, मैथमेटिक्स, ये चार पांच सब्जेक्ट और इंक्लूडिंग सिग्नल आपने हाँ ये अगर कर लिए, अगर हाँ आप हाँ इसी ब्रांच के हैं, तो आपका हाफ जर्नी कंप्लीट हो गया। और आप जब सेकंड ईयर में जाएंगे आप तैयारी के अपने, या आप जब फाइनल ईयर में या पास आउट हैं आप उस केस में, तो उस केस में क्या होगा, आप रिमेनिंग सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। और पुराने सब्जेक्ट को आप जब रिवाइज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा। हाँ हाँ जो हाँ 4 से 5 सब्जेक्ट हैं वो आपके 45 मार्क्स दे के जाएंगे आपको लगभग। हाँ। अगर आप मैथ इंक्लूड कर लें तो और बढ़ जाएगा। तो और भी मैथ बढ़ जाएगा। सेफ्टी है अगर, तो वो 50-55 तक आपको वो लेके चला जाएगा। और फिर ये कोर सब्जेक्ट अगर आपके थोड़े लाइट वे में भी रह गए और एक एवरेज एवरेज मार्किंग भी लेकर आए आप, तो आप 70 मार्क्स पर इजीली पहुंच सकते हैं। इसीलिए आप 70 मार्क्स पर इतने इजीली पहुंच पाए, हाँ हाँ इसमें हाँ आपने बहुत ज्यादा मतलब टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। आपने सिंपल ये किया कि क्लास को पढ़ने में टाइम ज्यादा इन्वेस्ट किया, कि आपने 2 महीने आप टाइम दे रहे हो एक क्लास को, एक सब्जेक्ट को, कोई दिक्कत नहीं आप, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हो गहराई से, सो दैट अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए वो कम से कम आपसे एरर लेस तरीके से सॉल्व हो जाए, राइट? ये जो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते थे, जैसे टीचर ने दिए, जैसे हाँ इन्होंने बोला कि सिद्धार्थ सर बहुत क्वेश्चन देते थे, सोनूलाल गुप्ता सर जो हमारे ईएफटी के जाने माने टीचर हैं, हाँ वो बहुत क्वेश्चन देते थे। मेरी क्लास में भी इनको काफी अच्छे क्वेश्चंस अमाउंट में मिल जाते थे। तो ये जो क्वेश्चन मिल गए, लेकिन इन क्वेश्चन का किया क्या आपने? आपने उनको सॉल्व किया। तो सॉल्व करने से क्या हुआ, आपके कॉन्सेप्ट ब्रश अप हो पाए, राइट? तो राइट सर। ये बच्चों को आपकी तरफ से एक हिंट मिलती है कि इस तरीके से उनको तैयारी करनी चाहिए, कैरीड आउट, विश्वास करके, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके। अब देखो एक कॉमन दिप्रो बच्चों के लिए एक डाउट आता है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बेटर बता पाएंगे, क्योंकि आपने रिसेंट ईयर में अच्छी रैंक लेकर आए हो, हाँ हाँ कि जैसे टेस्ट सीरीज में जब वो अपीयर करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का यही मतलब प्रॉब्लम रहता है कि मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो कैसे उसको इम्प्रूव करें, एक तो वो होता है। और हाँ दूसरा आता है कि कितने टेस्ट हम लगभग दें, कितने होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रहता है कितने टेस्ट एटलीस्ट हाँ देना हाँ चाहिए। तो हाँ। ऐसा कोई इसका कोई अमाउंट है कि भाई आपको लगता है कि इतने अमाउंट देने चाहिए टेस्ट पेपर? सर अगर मैं पहले अमाउंट का बात करूं तो मुझे लगता है ये स्टूडेंट पे, पूरा स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। ठीक मैं है। मतलब मेरा ही एग्जांपल लेता हूँ। मैं लगभग सब मतलब पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज और भी 2-3 जगह का टेस्ट सीरीज सब मिला के कुछ 10-15 फुल लेंथ मॉक दिया था, ठीक है। ठीक है। अब बात यहाँ पर आता है कि आप एक्चुअली जो टेस्ट दे रहे हो उसमें अब जो मिस्टेक्स हो रहा है, जो जहाँ पे टाइमिंग का इशू हो रहा है, वो आप एक्चुअली नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं। अगर वो ही आपने फीडबैक को नोट डाउन नहीं किया,
आप फिर जितना भी टेस्ट दे दो फिर कोई फायदा नहीं। राइट। इसलिए इसलिए मेरा भी इस साल, मैं भी जब यहाँ पर इस साल प्रिपरेशन में टेस्ट देना शुरू किया था, मेरे भी पहले पहले कम आते थे, कभी कभी 40 आते थे, कभी कभी एक बार तो एक टफ पेपर था, 39 38 आ गया था। कुछ पेपर में फिर इम्प्रूव करते करते 50s के घर में आया, 54 55। तब मुझे लगना कि हाँ, मैं जो मिस्टेक्स कर रहा था, हाँ अब मुझे वो आसान लगने लगा है। फिर ऐसे करके अगर मतलब कोई अगर 25 फुल लेंथ मॉक दे दे, फिर तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, अगर कि वो कोई करेक्शन ही नहीं 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 किया तो। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम कोई भी पहले नोट डाउन करिए कि क्या क्या मिस्टेक्स हो रहा है। टाइमिंग, सिली मिस्टेक्स बहुत हो जाते हैं, मेरे भी दो तीन, इस बार भी दो तीन एग्जाम, दो तीन सिली मिस्टेक्स हो गया। वो बहुत इंपॉर्टेंट है घटाना। मीन्स कंक्लूजन ये है इनकी बात का, जिसको मैं अपनी भाषा में बता देता हूँ, हाँ कि दीप्रो ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका जो नंबर ऑफ टेस्ट पेपर्स हैं वो डिपेंड करते हैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट, कि आप कितने टेस्ट पेपर में अपने आप को फुली पोटेंशियल तक ले जा पा रहे हो। हाँ हाँ अगर आप हाँ 5 से 6 टेस्ट भी देते हो जिसमें आप स्लाइटली इंप्रूव करते हुए आप 70 80 पे पहुंच गए, तो आपके लिए काफी हो गया है। आप चाहें तो और दे सकते हैं कि आप हाँ उसी 80 85 पर आप हाँ कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चालू कर दें, तो हाँ आपको और बेटर फील होगा। बट वहां से आपकी एक लिमिट तैयार हो गई कि अगर आपने इतने भी दे लिए तो आप एक तैयारी आपने अच्छी खासी कर ली एग्जाम के लिए, और आप एग्जाम में जाएंगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। राइट, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस हो गई। अब दीप्रो, कई बार ऐसा स्टूडेंट्स के साथ होता है कि जो आज हमारे पास सेल फोन है, मोबाइल, ठीक है, तो कई हाँ बच्चों के ये डाउट रहते हैं कि हम ऑनलाइन से पढ़ाई कर रहे हैं, और हाँ ओबियसली उस केस में क्या होता है, जैसे मान लो एज अ टीचर की बात करें हम, तो हमारे टीचर्स के टेलीग्राम ग्रुप होते हैं, वहाँ बच्चे ज्वाइंट रहते हैं, हाँ यूट्यूब के चैनल भी सब्सक्राइब करके बैठे होते हैं, क्लासेस भी वो ले रहे होते हैं, तो नोटिफिकेशन तो आते हैं मोबाइल पर हाँ काफी। हाँ अब हाँ उन नोटिफिकेशन में भी क्या है कि कई चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं, और हाँ कई चीजें ओबियसली हैं अननेसरली भी आती हैं, कि हाँ अननेसरली कोई कंट्रोवर्सी है, कोई भी एक्स वाई चीज चल रही है, हाँ वो उसके भी नोटिफिकेशन आते हैं, और कहीं ना कहीं एज अ स्टूडेंट हमें उन चीज़ों में मजा भी आता है। तो उसकी वजह से कई बार टाइम किल होता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के होते हैं कि सर हम ये डिस्ट्रैक्शन को कैसे ओवरकम करें, जिसको मैंने खुल के आपको बताया भी। हाँ तो हाँ ऐसा कुछ आपने अगर फील किया हो कि इस टाइप का जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, कैसे आप उसको मैनेज करें, और आपके लिए एट द सेम टाइम इम्पोर्टेंट भी है उन जगह पर एनरोल रहना, सब्सक्राइब रहना, क्योंकि हाँ हाँ कई इंपोर्टेंट कंटेंट भी मिलता है हमें, तो उसको हाँ कैसे आपने हैंडल किया, क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी? हाँ। तो सर ये डिस्ट्रैक्शन तो रहे, मतलब ये तो फोन, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है आपको, अगर अगर कोई ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है तो ये सब तो रहेगा ही। अब मैंने जो स्ट्रेटेजी यूज किया था कि जब मैं पढ़ रहा हूँ, सोचिए कि मैं जब क्लास कर रहा हूँ या होमवर्क सॉल्व कर रहा हूँ, तब सिर्फ वो ही कर रहा हूँ। अगर कोई भी ओके। नोटिफिकेशन आ जाए तो मतलब वो तो आएगा ही, लेकिन तब तब मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करता था। अगर क्लास कर रहा हूँ तो क्लास पे ही फोकस करता हूँ। और अगर जब क्वेश्चन नहीं तो टेस्ट देता था, टेस्ट जब देता हूँ तब तो सब बाकी सब ऑफ कर ही देना पड़ेगा। तो हम्म। ये सब, तो जब ये क्लासेस, ये टेस्ट, होमवर्क, तब तब मेरे लिए, तब मेरा एक ही एडवाइस रहेगा कि तब कोशिश करो कि ये सब पे ही फोकस रहे, रखा जाए। तो बाकी आपको तो अपने आप को ही हैंडल करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये सब तो आप बंद नहीं कर सकते, ये सब तो अब जैसा हो गया तो आएगा ही, नोटिफिकेशन आएगा। आप जैसे बताए कि कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं हो गई, कुछ तो हाँ मतलब बिल्कुल। बेकार बेकार की चीज हो गई। तो हम्म। वो सब खुद को ही मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा कि हाँ, मेरा मेरा एक गोल है, मेरा एक ऑब्जेक्टिव है। जब तक वो मेरा फुलफिल नहीं हो जाता तब तक मैं उस साइड पे ज्यादा फोकस नहीं दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेक नहीं लेना चाहिए, जरूर ब्रेक लो, लेकिन जब पढ़ रहे हो, जब कुछ टेस्ट दे रहे हो, तब उसी पे फोकस रखना चाहिए। हाँ टेस्ट पेपर में एज अ ह्यूमन हमारी टेंडेंसी है कि जब हम पे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा तो शायद हम अपने नोट्स खोल सकते हैं। तो उसी कमरे में हमारे पास नोट्स भी हैं, किताबें भी रखी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, और हम हम्म, उसी कमरे में एक लैपटॉप का या मोबाइल का यूज करके टेस्ट पेपर दे रहे हैं। हाँ तो मन में लालच तो आता होगा कि परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी नहीं चल रही है उस केस में, कि हाँ। चलो यार ये क्वेश्चन में फंस गया, चलो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, नोट से उठा के देख लूं। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है, या आपको लगता है कि ऐसा होता होगा बच्चों के साथ? सर मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ कि मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुझे, मैं जब टेस्ट देना शुरू किया था, मुझे ये पहले से ही मुझे मालूम था कि अगर ये मैं ये खुद से नहीं दिया तो असली जब टेस्ट होगा, मतलब फरवरी मंथ को जब टेस्ट होगा, तब तो हम्म। मेरा कोई मतलब तब तो मेरा तो कुछ होगा ही नहीं। अगर बिल्कुल। मैं घर में बैठ के जब मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, तभी अगर मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे ये नोट देख लूँ, ये देख लूँ,
कुछ फॉर्मूला देख लूँ, तब तो असली टेस्ट में जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि आप ये तो आप अगर कोई देख लिया नोट, सपोज कोई दो एग्जाम देते देते नोट देख लिया, वो तो हम्म। फिर खुद के साथ ही चीटिंग कर रहा है। खुद के हम्म। साथ ही चीटिंग कर रहा है, खुद को ही वो पोटेंशियल को वो रियलाइज नहीं कर रहा है कि मैं तो बोलूंगा कि तुम करके तो देखो, अगर गलती हो गया तो हो गया। उससे गलती होने, एटलीस्ट मेरे लिए तो मैं बहुत ज्यादा लर्न करता था मेरे गलती से, सही होने से ज्यादा गलती से ही बहुत ज्यादा लर्न बिल्कुल। करता था। तो मेरा तो हाँ, वही एडवाइस रहेगा कि इस बात से तो मैं 100% एग्री हूँ, क्योंकि अभी एक लास्ट जो सेशन हुआ मेरा एक कैंडिडेट के साथ, है ना, हाँ एक स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन सेशन, तो मैंने वहां पर यही बात बोला कि टेस्ट जो है हमारा, टेस्ट पेपर, वो हाँ हाँ हमें एक्चुअल में टेस्ट करने के लिए ही है। हाँ मतलब इस सेंस में है कि हम वहां पर ज्यादा से ज्यादा गलती करें। अगर हम किसी टेस्ट पेपर में गलती हाँ कर ही नहीं रहे हैं मान लो, तो हाँ टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है, वो हमारे हाँ लिए एक एक तरीके से कूड़े के बराबर है। हाँ हाँ क्यों? हाँ क्योंकि अगर हमारे उसमें से 100 में से 100 मार्क्स आ गए तो हमने सीखा क्या वहां पर? हाँ, वही तो। हाँ मतलब हाँ इसके लिए तो फिर बहुत आसान तरीका है कि मैं ऐसे 10 टेस्ट पेपर बना दूं जिसमें बच्चे को सिंपल सिंपल हाँ लल्लू हाँ क्वेश्चंस डालने हैं, जो हाँ बच्चा हाँ कर ही दे, तो बच्चे को हाँ कॉन्फिडेंस तो बहुत आ जाएगा, लेकिन एट द एंड एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं हो पाया। हाँ हाँ, तो टेस्ट बिल्कुल। पेपर का मतलब ही ये होना चाहिए कि आप 20 क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, तो 20 में से आप 10 नहीं बना पाए, या 10 हाँ में कुछ बनाए, कुछ गलती हुए हमारे, हाँ और 10 हमारे सही हुए, तो वो जो हाँ 10 हैं वही तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर हाँ रहे हैं, जो हमें इंप्रूव कराएंगे और एग्जाम के लिए हमें कॉन्फिडेंट बनाएंगे। टेस्ट पेपर जो होता है, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को सुन रहे हैं, कि भाई वो आपके पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए होता है और आपकी हाँ, लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए रहता है, ना कि वो आपके रियल मार्क्स नहीं है जो आपके रिफ्लेक्ट होने वाले हैं फाइनल एग्जाम में। नहीं नहीं नहीं, उससे बिल्कुल नहीं। इंप्रूव करना है हमको धीरे धीरे, उसके लिए ही है। तो हाँ हाँ विप्रो से ये डिस्कशन हुआ, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। बाकी लास्ट में मैं ये जानना चाहूंगा विप्रो, कुछ ऐसी चीज जो आप खुद अपना बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो स्टूडेंट्स के लिए? हाँ। तो सर, मतलब मेरा तो ये बहुत बहुत दिनों से ही है, मेरा गोल था कि मुझे मेरा मेरा गोल तो मास्टर्स ही है, मैं तो मास्टर्स ही करने जाऊंगा। तो ये मेरा हम्म। बहुत दिन से गोल था। मैं तब रिसर्च कर रहा था बहुत दिन से कि कौन सा कोचिंग लूँ, तब पीडब्ल्यू लिया। बहुत अच्छे से मैंने कवर किया मेरा सिलेबस, टेस्ट। और जब पहली बार जब देखा कि मेरा इतना अच्छा रैंक है, तब तो बहुत बहुत ही खुश हुआ। मेरा फैमिली भी बहुत खुश हुआ, मम्मी पापा भाई सब बहुत खुश हुए। तो मैं तो यही कहूंगा कि मतलब सब स्टूडेंट्स को सिर्फ अगर पहली अटेम्प्ट में कुछ नहीं भी आया, सोचो कि अच्छा नहीं भी हुआ, फिर भी ट्राई करो और एक बार अच्छे से थोड़ा जो जो गलती हुआ है वो देखो, कौन सा सब्जेक्ट में वीक है वो देखो। फिर तो अगर अगर बेसिक्स ठीक है, अगर हम्म। बेसिक्स ठीक है तो गेट में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि अगर बेसिक्स ठीक है फिर भी बहुत मुश्किल होगा। मुझे तो बिल्कुल। ऐसा तो लगता है कि बेसिक्स अगर ठीक है फिर गेट में क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही बन जाए। बिल्कुल सही बात है, बेसिक सही है तो आपका एरर नहीं होगा। नहीं। बेसिक सही नहीं है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो करेंगे लेकिन एरर करके आ जाएंगे आप, ठीक हाँ है। हाँ तो ये दिप्रो से हमने जो डिस्कशन किया, आई होप कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को जब भी देखेंगे तो उनको ये बात रियलाइज होगी कि यहाँ पर हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले जो आप अपनी प्रिपरेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं, सो दैट आप अपने जो भी डेल्टा आपको फायदा मिले अपनी प्रिपरेशन में, 5 नंबर का भी आपको अगर इनकी बातों को सुन के फायदा मिला, तो डेफिनेटली आपको थैंकफुल होना चाहिए दिप्रो के लिए। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन दिप्रो, थैंक एंड यू सर, थैंक यू थैंक यू। वेरी मच फॉर giving this much of inside information to upcoming candidates, aspirants of the GATE 2027. थैंक यू सर, थैंक यू सर, पूरा Okay. मेरा ही प्लेजर था। थैंक यू।